मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। कोरोना का मुकाबला करने के लिए जो हुकूमती हिकमत अमली है और लॉकडाउन के हवाले से वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज बड़ा एक अहम ऐलान किया। वफाकी हुकूमत का यह कहना है कि लॉकडाउन को मरहलावार हफ्ते के रोज से जो है वो उठा लिया जाएगा और ये जो हुकूमती हिकमत अमली है लॉकडाउन के हवाले से, इस पर अब भी बात हो रही है। बड़ा सवाल ये है कि ये हिकमत अमली हुकूमत की तरफ से बनाई तो गई, लेकिन इस पर अमल दरामद जो है वो कैसे होगा और क्या इस पर अमल दरामद मुमकिन है भी या नहीं। एक तो हौसला अफजा इशारे आज मिले हैं। वजीर आला सिंध ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि वो विफाक के साथ हैं, जो फैसले हुए हैं उस पर अमल दरामद होगा। बाकी सूबे पहले से विफाक के साथ हैं। खैबर पख्तूनख्वा ने भी आज ऐलान किया और कहा कि जो वफाक का फैसला होगा उस पर अमल होगा। यही सूरत हाल पंजाब में भी इसकी तवक्को है और बलूचिस्तान में भी। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल यह भी कहा कि ये जो काम है ये पुलिस नहीं कर सकती और वो नहीं चाहते कि ये इस तरीके से हो, बल्कि ये लोगों को करना होगा और हमारा काम है, हमने शराइत बनाकर दी हैं, SOPs बनाकर दी हैं और इस पर अमल दरामद जो है वो लोगों ने करना है। क्या अमल दरामद मुमकिन हो सकता है या नहीं और किस तरह से हो सकता है, एक तो इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और दूसरा इशू भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो मुल्क की सियासत से जुड़ा हुआ है। जो एहतसाब का अमल है नैब से भी जुड़ा हुआ है। कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर भी मामलात ऐसे चल रहे हैं। शुगर कमीशन के हवाले से रिपोर्ट्स का जो है उस पर भी बात हो रही है। तो ये जो एहतसाब का अमल है, क्या शफाफ एहतसाब का वादा पूरा हो सकेगा या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये बड़ा इलेक्शन का एजेंडा था, बड़ी सियासत इस पर होती रही है। एतराजात इस पर अब भी उसी तरह से हैं, अपोजिशन के एतराजात हो रहे, लेकिन अब जो है वो हुकूमती जो इत्तेहादी हैं, जो हलीफ जमातें हैं, वो भी एहतसाब का जो तरीकाकार है उस पर उनके भी एतराजात हैं और वो अदालतों में जो है वो जा रहे हैं। तो क्या ये एहतसाब का जो वादा था, जो एहतसाब का अमल है, इसको क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है ये शफाफ बना पाएगी या नहीं, इससे जुड़े भी सवालात पर जो है वो आज के प्रोग्राम में बात होगी। वेरी क्विकली मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है उनका मैं तारुफ करा दूं। अयाज खान साहब मेरे कोलीग हैं, एडिटर हैं, एक्सप्रेस न्यूज से वाबस्ता है। बहुत शुक्रिया अयाज खान साहब आपका, आपके वक्त का। सीनियर जर्नलिस्ट है। मारिया मेमन साहब हमें ज्वाइन करी, एंकर पर्सन है, जर्नलिस्ट है, ARY से वाबस्ता है। मारिया थैंक यू सो मच, आपने भी हमारे लिए वक्त निकाला। और इरशाद भट्टी साहब कॉलमिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी आज की इस डिस्कशन में हमारे साथ शामिल होंगे। मैं गुफ्तगू का आगाज अयाज खान साहब आपसे करना चाहता हूँ। ये जो लॉकडाउन के हवाले से हुकूमत हिकमत अमली है, कल से इसका ऐलान हुआ, आज एक अच्छी खबर आ गई कि ऐसे इशारे मिले हैं कि सिंध भी अब कह रहे हैं कि हम वफाक के साथ खड़े हैं। आपको लगता है कि अमल दरामद इस पर हो जाएगा? अच्छा, ये मुझे पता नहीं क्यों ये तासुर ऐसा बन गया हुआ है कि शायद सिंध की गवर्नमेंट को बिल्कुल दूसरी तरफ जा रही है। मुझे नहीं याद पड़ता कि जितनी बार प्राइम मिनिस्टर साहब ने लॉकडाउन के हवाले से कोई अनाउंसमेंट की है, उस दिन या उससे अगले दिन वज़ीर आला सिंध ने मीडिया को ब्रीफिंग दी हो और उसमें उसकी मुखालफत की हो जो उन्होंने कहा। ये कभी भी नहीं हुआ। ये तो कुछ 2, 2.5, 3 घंटे बाद एक सिलसिला शुरू होता है। कुछ लोग बयान देना शुरू होते हैं, कुछ उधर से कुछ इधर से, और फिर वो ऐसे लगता है कि जनाब ये आप देखें ना, मुराद अली शाह साहब ने यहाँ तक कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वफाक सूबों से मुशावरत करके पॉलिसी बनाए। तो उन्होंने कहा भाई वफाक तो 1 अप्रैल से हमारे साथ मुशावरत में है सूबों के साथ। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि 100 अगर उन्होंने कहा कि ये काम करने हैं तो 99 तो हम हर सूरत करेंगे। तो फिर मुझे नहीं समझ आती इख्तलाफ कहाँ रह जाता है। हाँ, वो कुछ वुज़रा इधर से कुछ उधर से, वो जब माहौल बनाना शुरू करते हैं। अयाज खान साहब, फिर ये नीचे क्या मामला चल रहा है? नीचे क्या मामला चल रहा है? ये जो बयानात आते हैं, ट्वीट्स आती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, ये दोनों तरफ से हो रहा है। वैसे वफाकी हुकूमत भी यही कहती है, क्योंकि कल असद उमर ने भी कहा कि मुझे तो ये इख्तलाफात जो है वो सिर्फ टॉक शोज में नजर आ रहे हैं। मगर उनके अपने कोलीग जो है वो ट्वीट्स भी करते हैं, वो तनकीद भी करते हैं, और यही काम जो है वो सिंध हुकूमत की तरफ से भी हो रहा है। ये दोनों हुकूमतें कर क्या रही हैं?
वो फिर सियासत करनी होती है, जाहिर है वो बिलावल साहब ने भी सियासत करनी है, इधर से पीटीआई के लोगों ने भी सियासत करनी है, इनके गवर्नर साहब बैठे वाला उन्हें सेहत दे, वो चूंकि कोरोना का शिकार हैं, वो उन्होंने भी करनी होती है। और फिर वो वजीर जो बैठे हुए हैं कराची में, जिनको मैंडेट दिया इस दफा कौम लेके आई आगे, वो अपने लोगों के लिए तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन वो बयान भी ना दें, ट्वीट भी ना करें, तो फिर क्या करें यार? उनको भी तो अपना रोजगार पे लगा रहने देना। आप लोग एंकर बड़े जालिम है, वो इल्जाम आप पे लगाते हैं कि जी ये सारी लड़ाई चूंकि टॉक शोज में हो रही होती, आप बदला लेने के लिए फिर उनकी नौकरी के पीछे पड़ जाते हैं। वो बेचारे अगर कोई नौकरी कर रहे हैं अपनी करने दें उनको, और ये अमल दरामद हो जाएगा। नहीं करते अकूर, मेरी बात सुने, प्रेस कॉन्फ्रेंस हम तो नहीं करते, ट्वीट्स हम तो नहीं करते, ये काम तो जो है वो उनके आसपास दाएं बाएं लोग ही कर रहे हैं ना। तो मेरा तो सवाल इतना था कि पहले उनसे तो पूछ लेते कि भाई आप क्यों कर रहे हैं, ये ट्वीट्स क्यों कर रहे हैं, या वजीर आजम इमरान खान कह दें कि कोई जो है वो इस पर जो है वो बात नहीं करेगा, या कोई इस पर ट्वीट नहीं करेगा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा। हमने खुद ही कहा उन्हें ट्वीट करने के लिए या मीडिया टॉक करने के लिए, फिर आप क्या करेंगे? सुन तो लो ना, तो सुन लो, या मुराद अली शाह जो है वो कह दें अपने मिनिस्टर्स को कि कोई यार प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो नहीं करेगा, या अपने चेयरमैन से कह दें कि वो चेयरमैन साहब आप भी जरा थोड़ी देर खामोश हो जाए, हमारा विफाक के साथ मुकम्मल इत्तेफाक है, हम उनके साथ हर फैसले के अंदर जो है वो शामिल है। शरीक चेयरमैन खामोश है, ये काफी नहीं है? आप चेयरमैन को भी खामोश कराना चाहते हैं यार? ठीक है, ये जाती है। ठीक है मारिया, आपको क्या लगता है क्या हो क्या रहा है? आज मेरी नजर में तो बड़ी हौसला अफजा खबर है, वज़ीर आला सिंध जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा फैसला है, जाहिर बात है, और बड़ा क्रिटिकल फैसला है हुकूमत के लिए कि हमें कैसे फेज में जा रहे हैं जहां पर हम एक बैलेंस रखना चाहते हैं, केसेस ऊपर हैं, मगर हमारा फैसला ये है कि हमने लॉकडाउन जो है वो खोलना है। तो इसको आप किस तरह से देखती हैं? क्या ये अमल दरामद हो सकेगा अब जबकि ये सब एक एक करके ऑन बोर्ड आ रहे हैं? अच्छा, मैं थोड़ा अयाज साहब की बात से डिसएग्री करते हुए मैं अपना जो परसेप्शन है वो मैं सामने रखना चाहती हूँ कि बिल्कुल विफाक और सिंध में जो स्ट्रैटेजी के ऊपर एक इख्तिलाफ था, और अच्छी बात जिसे आप हौसला अफजा बात कह रहे हैं वो ये कि आफ्टर 2.5 months अब इन दोनों की स्ट्रैटेजीज कन्वर्ज कर रही हैं। दोनों को लग रहा है कि हमें भी अपने जो पहले पोजीशंस थी उनको थोड़ा थोड़ा उससे रिलैक्स करना होगा, फ्लेक्सिबल होना होगा, बीच का रास्ता ढूंढना होगा। बिल्कुल जब ये सामने मामला आए थे तो किसको नहीं पता कि खान साहब जो है वो एक डिफरेंट तरीके से अप्रोच करना चाहते थे। सिंध हुकूमत जो थे इन्होंने लॉकडाउन भी सबसे पहले कर दिया, उसके ऊपर एक मुख्तलिफ अप्रोच रखते थे। अच्छा, फिर चूंकि ये जो मौजूदा पीटीआई की हुकूमत है ना, इसका बड़ा दिलचस्प जो सियासी सफर है ना, उसमें मीडिया के ऊपर जो पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट है ना वो उनको बड़ा मैटर करता है। तो थोड़ी सी पीपल्स पार्टी की तारीफ हो गई। अच्छा, पीपल्स पार्टी को आदत नहीं है कि उनकी मीडिया में तारीफ हो, तो उनको भी तारीफ इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है तो हम मजीद इसको जो है ना इन फैसलों को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। अच्छा, उधर से जो विफाक था उन्होंने कहा कि ओह हमारे अलावा किसी और की तारीफ हो गई पीटीआई की, तो उन्होंने कहा जी ठीक है अब हमें भी कोई अग्रेसिव स्ट्रैटेजी अपनानी होगी। फिर लॉन्च किया गया कराची से ताल्लुक रखने वाले एमएनएस को, वहां पर जो गवर्नर साहब थे उनको कहा था थोड़ा अग्रेसिव फ्रंट फुट पे होकर खेले। हलीम आदिल शेख साहब वहां जाके ट्रेडर से मिल रहे हैं। मैंने किसी और सूबे में होता नहीं देखा कि वहां पे ऑपोजिशन लोकल लेवल पर जाकर लोगों को कह रही हो, उनके साथ बैठ के प्रेसेस कर रही हो। पंजाब में पीपल्स पार्टी कर सकती है, पीएमएलएन कर सकती है, नहीं कर रही। केपीके में पीटीआई की ऑपोजिशन कर सकती है, नहीं कर रही। अच्छा, असद उमर साहब जो थे वो 1.5 महीने से पहले आपको नजर नहीं आए होंगे, यकदम वो कैसे नमूदार हो गए? तो मैं बड़े मावसूख जराए से पीटीआई के अपने लोग कहते हैं कि जो हमें फिर जरूरत थी कि हम ऐसी कोहेसिव एक मीडिया स्ट्रैटेजी बनाए, एक ऐसे इंसान को रखें जो एक अनडिस्प्यूटेड भी हो, हमारा वोटर भी उसके साथ खड़ा हो और बड़ा मुदल्लल जवाब दे सके। और असद उमर साहब की एंट्री होने के बाद हमने देखा है कि उनकी तरफ मीडिया स्ट्रैटेजी थोड़ी बेहतर हुई है। हैविंग सेड दैट, अच्छा बीच में ये भी होता था कि जब मीटिंग थी उससे पहले सुबह मुराद अली शाह साहब कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया करते थे और फिर शाम को पीटीआई वाले कहा करते थे जी हमने बैठकर सारे फैसले कर लेते हैं, ये पहले क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये क्या बात कर रहे हैं। इसके अलावा अब जाकर पीपल्स पार्टी भी थोड़ी सी अपनी उस पोजीशन से उसने अपने आप को रिपोजिशन किया है अपनी उस एक्सट्रीम स्टांस को। अच्छा। और अभी जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ना वो ये है कि जब कल खान साहब कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, बता रहे थे कि जी ये हमारे फैसले हैं, ना वो बहुत क्लियर थे कि ये क्या फैसला होगा। 2-3 घंटे तक लोग पूछते ही रहे जी कि अगर लॉकडाउन है तो क्या क्या खुल रहा है, क्या नहीं खुल रहा। अभी मेरे पास चूंकि उसके मिनट्स आए तो मैंने देखा जी अब मुझे पता चला है कि एक्चुअली ये लॉकडाउन को इतना
ज्यादा नरमी नहीं हो रही, मोर और लेस वही है, सिर्फ हल्का सा जो थोड़ी सी नरमी है वो ये है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में थोड़ा माहौल जो है, थोड़ा माहौल मुझे लगता है बदला हुआ है। मगर इरशाद भट्टी साहब, आपको भी ये लग रहा है कि माहौल बदला हुआ है? मैं और मारिया इस पेज पर हैं। अयाज खान साहब ने कहा है कि मामला शुरू से ही ठीक था, इकट्ठे ही थे, मगर वो बात ये थी कि को थोड़ी जरा सियासत साथ करनी थी, तो इस वजह से हम वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और ये सारी चीजें जो है वो देखते थे। आपको क्या लगता है ये क्या हुआ है, या जो है वो मामला पहले की तरह चल रहे हैं? आज जो वज़ीर आला सिंध ने बात की है वो अच्छी बात है, खुशाइन बात है कि वो विफाक के साथ जो है वो चलेंगे। देखिए, मच्छर और डेंगू कभी एक इकट्ठे नहीं हो सकते, डेंगू और कोरोना कभी इकट्ठे नहीं हो सकते, कैंसर और यानी बुखार और टाइफाइड कभी इकट्ठे, बुखार जब बिगड़ता है तो टाइफाइड होता है। ये कभी ये बड़े जालिम लोग हैं, बड़े मुनाफकत करते हैं, झूठ बोलते हैं, कंफ्यूज्ड लोग हैं, विजनलेस लोग हैं, अकल से आरी लोग हैं, अब छोटी छोटी सियासतें करने वाले लोग हैं। मेरे आका के वो नौकर गुलाम हैं सारे 99.9%, और वो उधर देखते हैं कि किबला मोहतरम क्या कह रहे हैं। तो ये कैसे इकट्ठे हो सकते हैं? इन्होंने कश्मीर पे इकट्ठे में ये कह के थक गए हैं, कश्मीर पे इकट्ठे नहीं हुए, सी पैक पे इकट्ठे नहीं हुए, ये एक लूट मार पे इकट्ठे हैं और करप्शन पे इकट्ठे हैं, दाव लगाने पे इकट्ठे होते हैं। पहली बात तो ये है कि कभी भी इकट्ठे ना थे, ना है, ना शाम को होंगे। नहीं, ये ना शाम को होंगे, ना थे, ना है, ना रहेंगे। ये मुराद अली शाह, ये जो आप नारे मार रहे हैं ना कि मुराद अली शाह ने, आज टीपू सुल्तान भी कब्र में से एक मरतबा उसने भी कहा अल्हम्दुलिल्लाह या मुराद शाह अखी, ये चंद लम्हों की गेम है। अभी कोई पीछे से एक दुल्फुतरा आएगा, एक फायर मारेगा, इधर से 4 बैठे हुए हैं वो फायर मारेंगे। बात ये कि ये पहली बात तो इससे ले लें कि अनडाउटेबली हम जब वैसे बात करते हैं, अमेरिका, यूरोप, मिडल ईस्ट, पूरी दुनिया कोरोना के आगे बेबस है, कोई शक नहीं। और ये भी ठीक है कि लड़ाइयां हो रही हैं, ट्रंप अपने 11 गवर्नरों से लड़ रहा है, WHO से लड़ रहा है, चीन ट्रंप लड़ रहा है। कल कांग्रेस ने कहा, जैसे हम जुल्फी बुखारी पे कहते हैं कि ज़ायरीन और तबलीगी जमात, तो कल परसों कांग्रेस ने कहा है कि ये नमस्ते ट्रंप से सारा ये फैला है, ये जो वायरस है मोदी ने फैला दिया। मोदी साथ अपनी रियासतों से लड़ रहा है, अरविंद केजरीवाल की चीजें रोक रहा है, ये पूरी, और इटली अपने सूबों से लड़ रहा है, स्पेन अपने एक सूबे से लड़ रहा है। तो ये सारी, इसको आप न छोड़ें। लेकिन हम कोई ये कि खास किस्म के डेंगू किस्म के लोग हैं, ये हमारे जो ऊपर कोरोने बैठे हुए हैं ना, ये खास किस्म के। आप देखें, डॉक्टर फुरकान के कत्ल के बाद इन जालिमों के कोई दूर रिंगी है? इनको वजीर सेहत सिंध को तो कम से कम रिजाइन कर जाना चाहिए था कि वो जान छूट जाती। ये पंजाब में क्वारंटीन से हर रोज 10-10 बंदे निकल के भाग जाते हैं। मेऊ अस्पताल में आप जाके देखें जो हालत है, ये यास्मीन राशिद कभी कोई माजरत किसी बंदे के मरने पे, कभी किसी कुछ KPK में देख लें, KPK में क्वारंटीन कैंप और क्वारंटीन अस्पतालों का इंसानी फुजला नहीं उठाया जा रहा। वजीर सेहत साहब खुद इकरार कर रहे हैं कि मेरे अहकामात नहीं माने जा रहे, बाकी छोड़ दें। और वुहान, खुदा न खास्ता मुझे लग रहा है कि KPK वुहान बन जाएगा या पेशावर, जितना वहां फैला हुआ है। अगर एक्चुअल सूरत आप देखें तो जो कराची में जितना कोरोना फैला हुआ है वो आप अंदाजा नहीं कर सकते। तो कहने का मकसद ये है कि ये, पहली बात तो ये है कि ये कभी इकट्ठे थे नहीं, दूसरी बात ये कभी इकट्ठे होंगे नहीं, तीसरी बात ये कि ये चंद लम्हों की गेम है। ये प्रोग्राम कहीं खत्म होने से पहले ही ना ये बयानबाजियां शुरू कर दें एक दूसरे खिलाफ, ये भी हो सकता है। और आखिरी बात ये है कि इमरान खान का लॉकडाउन का, जी हालात वाकई बड़े संगीन है। बट अगर आपकी इजाजत हो, मैं जरा जो असल जो कल की डिबेट जहां से जो शुरू हुई है कि वो अब हुकूमत ने कहा है कि भाई ये अवाम खुद रियलाइज करे, अवाम को जो है वो अब खुद देखना होगा। मैं अयाज खान साहब, ये अवाम पर ये बात छोड़ी जा सकती है कि हुकूमत का काम है SOP बनाना, अवाम का काम है उन पर अमल दरामद करना। तो आप ये कोरोना के हवाले से मीडिया भी बात कर रहा है, पिछले 2 महीने से जो है वो इस पर जो है वो गुफ्तगू चल रही है, अवाम TV भी देख रहे हैं, डिबेट्स देख रहे हैं, हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख रहे हैं, को थोड़ा हमने लॉकडाउन भी करके देख लिया। अब आपको लगता है वो स्टेज आ गई है कि जहां पर अवाम से तवक्को रखी जा सकती है, चले 100% ना सही, 60-70% या 50% ही अगर अमल कर ले? देखें, अवाम तो बिल्कुल इसके लिए तैयार ही नहीं है।
मतलब एक बहुत बड़ा तबका है जो अभी तक ये मानता ही नहीं है कि कोरोना को कोई वजूद भी है। वो कहते हैं जी सब बुलशिट है। अब वो तंजानिया के सदर की एक चल रही है कि जी उसने चूंकि कहा ये टेस्ट ही सारे गलत हो रहे हैं, वो उस पर और ज्यादा लोगों को हो गया। अच्छा, वो आम बंदा तो मानने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जी लॉकडाउन पहले दिन से हुआ ही नहीं। नहीं, बिल्कुल लॉकडाउन हुआ। मुझे याद है जब शुरू के दिन थे, सड़कें बिल्कुल खाली होती थी, इसके बावजूद कि हम तब भी कह रहे थे कि उस तरह से लॉकडाउन नहीं है जिस तरह होना चाहिए। अब ये सारे बिजनेसेस खोलना ये भी मजबूरी है, जाहिर है। आपकी इकॉनमी का पहले बड़ा गर्क हुआ हुआ है, बेशुमार लोग, कोई नए फिगर्स 1,80,00,000 लोग और बेरोजगार हो गए। पहले बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, कुछ 60% के करीब खते गुर्बत से नीचे लोग चले गए। मिडिल क्लास के लोग उससे नीचे चले गए, उनके हालात बहुत खराब है। बेशुमार लोग जो किराया नहीं दे पा रहे, उनको मालिक मकान ने कहा जी घर छोड़ो, दुकानें छोड़ो। बहुत बड़ा क्राइसिस है। उसमें एक छोटा ताजर जो कि अपना सुबह जाता है और दुकान खोलता है और शाम को जो कमाता है उसमें से उसने जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है उसमें उसने बच्चों के लिए रोटी रोजी लेके जानी होती है। तो वो तबका भी बहुत बुरे हालात हो रहे थे उसके। अच्छा, एक वो बंदा है जो भीख मांग लेता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो 10 लोगों से भी मांग लेता है, 10,000 से भी मांग लेता है। एक सफेद पोश आदमी वो हाथ नहीं फैला सकता, तो वो जो भीख मांग रहा है वो तो हो सकता है कि उसको 10,000 लोग उसकी मदद कर जाएं। नहीं, मगर सर सवाल ये था कि ये जो सफेद पोश तबका है, जो गरीब है या जो इशराफिया है, क्या ये जो हिदायत है हुकूमत की हिदायत, क्या इन पर बात छोड़ी जा सकती है? नहीं, कि भैया आप थोड़ी एहतियात करें। आप आम आदमी की छोड़े, इशराफिया पे नहीं छोड़ी जा सकती। आप जाके देखें बड़े ग्रोसरी स्टोर्स पे क्या हालत होती है। वहां बेचारे मिन्नतें कर रहे होते हैं, वो अनाउंस कर रहे होते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, और वो एक के ऊपर चढ़े हुए हैं और आराम से गपशप कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। मैं जरा इस पे जरा गुफ्तगू जारी रखते हैं अयाज खान साहब, एक बिलों में ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। भट्टी साहब, क्या अवाम पर बात छोड़ी जा सकती है? देखिए, तीन चीजें आप ज़हन में रखें कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आई है, उसने कहा है कि पाकिस्तान कोरोना के लिए तैयार ही नहीं था, तैयारी कम थी, तैयारी हो ही नहीं पाई। क्यों नहीं हो पाई? कमज़ोर निज़ाम सेहत है, इंटरनेट तक महदूद रसाई है और इंसानी तरक्की का बुरा हाल है। 3 वजह। और WHO कह रहा है कि जिसने लॉकडाउन छोड़ा वो वहां वो कोरोना का गढ़ बन गया। UNDP की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान एशिया में कोरोना का गढ़ बन सकता है। साथ उसने ये भी लिखा है कि अमवात कम हो सकती हैं मगर कोरोना लग सकता है बहुत ज्यादा तादाद को। अब अक़वाम मुत्तहिदा क्या कह रहा है कि तैयारी नहीं थी, WHO कह रहा है लॉकडाउन करो, और UNDP और आपको खबरदार कर रहा है कि कोरोना लग सकता है। अब लॉकडाउन कर्फ्यू का मरहला एक वक्त तक निकल गया। बड़ा बोल्ड फैसला है हुकूमत का, बड़ा ब्रेव फैसला है, हट के हुकूमत का फैसला है, क्योंकि आप वियतनाम, कोरिया, सिंगापुर, न्यूजीलैंड ये तो छोड़ दें, यहाँ तो खत्म हो गया ना। चीन, अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया, इटली, स्पेन, इनमें उन्होंने लॉकडाउन कम किया है थोड़ा सा, लेकिन उनकी पीक कम आ रही है। भारत में 12 करोड़ बेरोजगारों के बाद उन्होंने हाफ स्टाफ के साथ कुछ बिजनेसेस शुरू किए हैं। सऊदी अरब ने कुछ नरमी की है और साथ क्या किया है, जुर्माने बढ़ा दिए, सजाएं बढ़ा दी, कि नरमी कर रहे हैं मगर अगर सोशल डिस्टेंस ना हुई, ये पाबंदियां ना हुई, तो अब हमें क्या करना है? स्मार्ट लॉकडाउन। प्लीज हुकूमत के लिए अब भी निकल आए कि वो जो जगह उन्होंने जो कारोबार बंद किए वो ना खुले। मैं आपको बता रहा हूं, इस्लामाबाद मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती देखी है, छोटी वैगने, वो मैयत का कह के जा रहे होते हैं, रास्ते में नाके पे पैसे दे देते हैं, आवाम तवज्जो नहीं दे रही। अवाम तवज्जो, उलमा आए उन्होंने आपसे बातें मनवा ली, ताजर आए उन्होंने आपसे बातें मनवा ली, बाकी सारे आए वो आपसे बातें मनवा लें। तो स्मार्ट लॉकडाउन प्लस 101% से ज्यादा अवाम का तावन, अवाम का तावन। प्लीज अवाम ने तावन नहीं करेगी तो ये सूरत हाल खराब हो सकती है, और खुदा ना खास्ता वो वक्त आए कि हमें कर्फ्यू लगाना पड़ जाए दोबारा से। फिर उस वक्त आप घर में बैठ के तंजानिया के सदर की वीडियो देखिएगा और सोचिएगा कि है कि नहीं है कि नहीं। और दूसरी बात, आपके अयाज भाई ने
अभी अयाज भाई ने कहा सिर्फ पंजाब ने, अच्छा रहमान भाई, सिर्फ पंजाब में ने एशियाई तरक्याती बैंक और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट ने एक तीन फिक्रे उन्होंने कहे हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन में अगर एक महीना और रहता है, सिर्फ पंजाब में 23 खरब का नुकसान, 1.25 करोड़ बेरोजगार, और अगर दरमियाने दर्जे का लॉकडाउन पंजाब में रखते हैं 11 खरब का नुकसान, 90,30,000 बेरोजगार, और अगर मामूली दर्जे का लॉकडाउन रखते हैं 1 खरब 43 अरब का नुकसान, 10,80,000 बेरोजगार। तो ये सिर्फ पंजाब है, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे, ना हमारी मॉइशरत, ना हमारी पॉलिटिकल कॉस्ट, लेकिन उसके बावजूद मुकम्मल फैसला है। आप हुकूमत के साथ आवाम को पंजाब के पास अगले महीने के लिए सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है, मैं आपको बता दूं। अच्छा, हाँ, बट इसकी सर मारिया, इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट भी एक है, और ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल रिस्क भी ऐसा लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिया है। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जहरी बात है, बयानियों की तो जंग होती है, और वजीर आजम ने जो बयानिया सेट किया है, एक तो उन्होंने इशराफिया का कहा है कि इशराफिया है जो लॉकडाउन चाहती है। अब यहाँ पर जब उन्होंने लोगों पर बात छोड़ी है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं हमें तैयार कर दिया गया है कि खुदा न खास्ता अगर कोरोना का बहुत ज्यादा फैलाव होता है तो फिर वो हुकूमत की वजह से नहीं होगा, बल्कि लोगों की अपनी बेएहतियाती की वजह से जो है वो होगा। मैं इस बात से एग्री करती हूँ रहमान, क्योंकि मुझे लगता है कि इतना टाइम मुझे कभी याद नहीं पड़ता कि हमने या न्यूज चैनल्स के ऊपर या किसी भी किस्म के जो रिवायती गैर रिवायती मीडिया के ऊपर इस के बारे में आगाही फैलाने में ना गुजारा हो। इतना ज्यादा कभी साइंटिस्ट मैंने टेलीविजन स्क्रीन पर नहीं देखे, मैंने कभी मेडिकल डॉक्टर्स नहीं देखे जो हर प्रोग्राम में हर चैनल पे आके घंटों आपको चौकन्ना कर रहे हैं कि प्लीज खुदा के वास्ते अपना ख्याल कीजिए। अब तो बच्चे को ये बात अजबर हो चुकी है कि टेस्टिंग किट क्या होती है, ये वायरस जो है इसका स्ट्रेन कैसा है, तो प्लाज्मा ट्रीटमेंट क्या होती है, सारी बातें लोगों को याद हो चुकी है। तो ये कहना कि लोगों को पता नहीं है, आई डोंट अग्री विद दिस। अच्छा, मैं ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि अब तो सूबों में उन्होंने अपने लेवल पर सूबाई हुकूमतों ने ना उनकी लोकल जबान के ऊपर भी आगाही की कैंपेन शुरू की हुई है। तो अगर हम ये कहें जी कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। मैं ये नहीं कहूंगी कि सबको पता है, लेकिन आगाही की शरह इतनी बढ़ गया है कि अब लोग ये नहीं कहते जी हमें मालूम नहीं था। और इस पूरे इशू में जो अवाम का रोल है इस कदर अफसोसनाक और शर्मनाक है, और उसमें हम बेचारे गरीब आम मजदूर को क्या दोष दें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये लोग। अभी कभी आप जाकर देख लीजिए, जो बहुत पढ़े लिखे अवेयर, बिल्कुल ठीक कहा कि इसमें सब बराबर है, एजुकेटेड लोग भी हैं। उनमें से कई लोगों को मैं जानती हूँ जो भी रमजान के अंदर अफ्तारियां और सहरियां उनकी दावतें देते हैं। इनको हम कहते हैं जी खुदा के वास्ते अल्लाह रहम कीजिए आप लोग अपने ऊपर भी, और जो आप जिन लोगों को अपने घरों पे बुला रहे हैं उन लोगों को भी, तो हम तो माजरत कर लेते हैं, लेकिन वो कर रहे हैं कि सो माय पॉइंट इज कि लेकिन हम रहमान हम बात कर रहे हैं लॉकडाउन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और कलीदी बात है, लेकिन हम ये क्यों भूल रहे हैं कि स्ट्रैटेजी के दो पहलू हैं, लॉकडाउन एंड टेस्टिंग। टेस्टिंग के ऊपर जो एक्सेलरेटर है उस पर से हमने पैर उठा लिया है, टेस्टिंग हमारी कम हो गई है। लॉकडाउन एक अरसे तक सस्टेनेबल था, हर किसी को मालूम था कि 3 महीने मुल्क बंद नहीं हो सकता, लॉकडाउन से आप टाइम बाय करते हैं। अच्छा, वो शुरू में लोगों को जबरदस्ती से लॉकडाउन करके आपने जो टाइम खरीदा, उस टाइम से आपने क्या किया? आज मैंने फिगर्स मंगवाए हैं, 5,000 टेस्ट पंजाब के हैं, कोई आज सईद गनी साहब ने कहा है कि 5,000 टेस्ट कोई आज सिंध के हैं, पिछले वीक इससे कम थे, 3,500 थे। तो उस वक्त से हमने क्या हासिल किया? कितना लॉकडाउन हम लोग कर लेंगे? और पॉलिटिकल कॉस्ट तो सबको अदा करनी है। क्या आपका ख्याल है ट्रंप इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट नहीं अदा करेगा? क्या मोदी नहीं करेगा? यूरोपियन जो ममालिक के सरबराहान है वो नहीं करेंगे? तो वो तो खान साहब को भी करनी पड़ेगी। सब करेंगे। चले, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जरा वापस और फिर जो हमारा दूसरा इशू है एहतसाब वाला और जो एतराजात हैं उस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। भट्टी साहब, ये जो एहतसाब के हवाले से फिर एक मरतबा आवाजें उठ रही हैं, और सिर्फ पहले अपोजिशन, एक तो शहबाज शरीफ साहब को भी नोटिस दोबारा से मिलना शुरू हो गए हैं। पहले अपोजिशन एतराज करती थी, अब हुकूमती हलीफ भी जो है वो कर रहे हैं, फिर हुकूमत को खुद भी जो है वो खुद एहतसाबी भी करनी है, शुगर की रिपोर्ट्स का जो है वो अभी भी इंतजार किया जा रहा है। ये तहरीक इंसाफ का जो एहतसाब का वादा था, या जो हम अभी तक हुकूमत में देखा है, क्या वो शफाफ एहतसाब का वो निजाम वज़ा कर पाए हैं, या हम उस डायरेक्शन में हैं जहां पर ये काम हो सकता है? बड़ा कसम से क्या शरारती, शफाफ, और वो पाकिस्तान में, और एहतसाब और वो पाकिस्तान में, और किसी बड़े आदमी का और वो पाकिस्तान में,
और ऊपर से सवाल इरशाद भट्टी से, वो भी पाकिस्तान में। सुभान अल्लाह। पहली बात तो ये कि वो अभी 15 को आ गई है, 15 को आ जानी है वो जो चीनी की और ये वगैरह रिपोर्ट, वो तो 15 को अभी उम्मीद है कि आ जाएगी और उसका वो अच्छा वैसे आ जाएगी करवा रहे हैं अभी। बहुत सारे लोगों को भट्टी साहब उस पर भी शक है कि पता नहीं आनी है कि नहीं आनी। नहीं आ जाएगी, वो बेफिक्र हो जाए, वो आ जाएगी। वो मेरी कल भी बात हुई लेफ्ट राइट, तो वो कह रहे हैं वो जमा करवा रहे हैं, वो आ जाएगी। ये जो दूसरी है निचली बिजली का डाका 5,800 अरब का और 200 अरब सालाना का, ये मेरे चीन का प्रेशर भी है, और दूसरा हमारे जो नदीम बाबर, खुसरू बख्तियार, रजाक दाऊद और अंदरूनी प्रेशर भी है। तो ये उन्होंने पेंडिंग की। अब दुआ करें कि मुझे 5,800 तो कोई नहीं वापस आता नजर आ रहा, लेकिन मुझे ये अल्लाह करे इसमें इतना हो जाए कि इस रिपोर्ट के बाद वो कोई एग्रीमेंट चेंज कर लें IPPs वाले, ये जो डाकू हैं, तो आगे जो बिजली है वो सस्ती हो जाए। यही हुकूमत इस पे इस वक्त सुनाए काम कर रही है। तीसरा, आपने बोरिस जॉनसन का नाम लिया, पाकिस्तानी सियासत का। शहबाज शरीफ साहब जो बोरिस जो बिन बन गए, शादी किए बगैर ही बाप बन गए, अल्लाह उनको जच्चा बच्चा को खैर आफियत रखे। तो शहबाज शरीफ साहब वो है हमारे बोरिस जॉनसन के, जो इलेक्शन से 1 महीना पहले वजीर आजम बन चुके थे और वोट होने से पहले ही, और काबीना के नाम भी फाइनल हो चुके थे। तो और 2 जर्नलिस्ट आके मोहर भी लगा चुके थे। तो ये यानी ये बोरिस जॉनसन, इन्होंने बड़ा मजे का 2 घंटे 10 मिनट की जो पेशी हुई है, कहा है कि औलाद का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, अहले खाना का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मेरी जो टीटियाँ जिन्होंने बनवाई थी भिजवाते थे मुझे या मेरे ख़ानदान को मुबैना तौर पर, वो जो उन्होंने अगर पासपोर्ट नहीं बनवाए और वो पासपोर्ट बनाए बगैर चले गए दुबई और लंदन, तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, उनसे पूछें। और जो पार्टी फंड है जो मैंने मुलाजमीन का नाम पे खोले हुए हैं पार्टी अकाउंट्स, उनका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, वो मुलाजमीन से पूछे। और मैं अगर आज शरीफ फीड्स वालों की अपने बच्चों की गाड़ी लेके आया हूँ, तो गाड़ी में इस्तेमाल कर सकता हूँ, बच्चों का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। और जो मैंने बाहर 4 फ्लैट्स लिए हैं, उनमें 2 बेच दिए हैं, 2 मेरे पास हैं। तो उन 2 फ्लैट मैंने बर्कले बैंक वगैरह से कर्जा लिया था, वो रिकॉर्ड नहीं ला सका। कोरोना है, क़यामत आई हुई है, 2 मरतबा पहले गया था तो मुझे पता था कोरोना आने वाला है, इसलिए रिकॉर्ड नहीं लिया। इस मरतबा इसलिए नहीं लिया कि कोरोना आ चुका था। तो जो बाकी दोस्तों से मैंने कर्जा लिया है, 10 सेकंड उन्होंने सोच के कहा, अजीब बात है, दोस्तों के नाम भी याद नहीं आ रहे जिनसे मैंने कर्जा लिया है, तो वो बड़े मजे के। अब तीसरा केस ये जो इत्तेहादियों का है, इत्तेहादियों का, आप इस मुल्क की खूबसूरती देखें। केस तो ये 2 असासे हैं, 2, एक चौधरी शुजात पे, चौधरी परवेज इलाही साहब पे असासा जज वो कहते हैं कि हमने जमा करवा दी है, विलफुल डिफॉल्ट वगैरह वगैरह। दूसरा एक वो लोकल गवर्नमेंट की वो 83 लोगों की भर्तियां हैं। तीसरा है कर्जा कमीशन, कर्जा माफी के। लेकिन इससे हट के इस मुल्क की खूबसूरती देखें। 2000 में ये केस बने हैं, उसके बाद 2017 में पहली मरतबा नैब ने अपने कमरो जमान साहब से पूछा कि ये कोई 17 साल से एक फाइल पड़ी हुई थी, आज मैं उस चाय के कप ढूंढने गया, उस डायरेक्टर ने कहा तो वो कप तो नहीं मिला, ये फाइल मिल गई। अच्छा। तो ये बताएं इसका करना क्या है? उन्होंने कहा वहीं रख दें, आप कप बाजार से खरीद लें। फाइल फिर वहीं रख दी और वो फिर 2019 में सिस्टम, तो इसका मतलब है फिर ये आप अंदाजा करें, आप अंदाजा करें कि परवेज इलाही साहब वजीर आला बन जाते हैं, चौधरी शुजात साहब वजीर आजम बन जाते हैं, 20 साल दरमियान में गुजर जाते हैं, और ये केस जो है वहीं के वहीं खड़ा रहता है। या तो ये है कि ये लटका के रखा गया कि जब भी कोई ये लेफ्ट राइट होंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह केस तो मौजूद है। ठीक, बट अयाज खान साहब, ये जो चौधरियों के गिले शिकवे हैं, तो ये तहरीक इंसाफ के अंदर आपको क्या लगता है, क्या रद्देमल क्या आ सकता है, ये क्या आ रहा है इस बात के ऊपर? देखें, एक तो जो एहतसाब की आप बात करते हैं ना, तो मेरा एहतसाब का लॉकडाउन मुद्दत पहले हो चुका है और वो कंप्लीट लॉकडाउन है, उसमें नरमी का भी कोई चांस नहीं है। कंप्लीट लॉकडाउन किया है, कंप्लीट लॉकडाउन, उसका कुछ नहीं। यार साहब जुजवी नहीं है, जुजवी नहीं, वो कंप्लीट लॉकडाउन है, वो भूल जाए, आपको एहतसाब होगा। अच्छा उत्थे तो वायरस लगन का कोई खतरा ना कोई इशू नहीं। अब चौधरी ब्रादरान की आपने बात की, इनको याद खान साहब, लॉकडाउन में नोटिस अभी भी आ रहे हैं, वो लाल आप शहबाज शरीफ साहब को भी नोटिस आ गया,
मतलब भट्टी साहब वाली बात कुछ जुज़वी कहीं ना कहीं पर कंप्लीट लॉकडाउन है। वो गोला बारी है जो बैठ के वो कराची में वजीर कर रहे होते हैं और वो कर रहे होते हैं आपस में, वो उतना ही है, उससे ज्यादा उसकी अहमियत नहीं है। अब ये जो एहतसाब ने अब भेजा इत्तेहादियों को, अब पहला नोटिस इन्हें कब आया? जब गवर्नमेंट बनने वाली थी। उस वक्त ऐसे लग रहा था कि जैसे PMLN और PMLQ मिलके पंजाब में कोई गवर्नमेंट बनाने लगी हैं, तो पहला नोटिस आ गया कि ठहर जाओ जी, ये साड़ी मर्जी नहीं, तुसी इधर नहीं जाना, ये राइट तन लेफ्ट कह रहे हैं, तुसी राइट किस तरह जा रहे हो, रोक लिया। उसके बाद फिर एक नोटिस चलाया गया। फिर जब परवेज इलाही साहब ने कहा कि जी मैं चेयरमैन नैब से कहता हूं कि हमारे पैसों पे बाहर जाके वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हम टिकट ले देते हैं, वो फिर उन्होंने वजाहत कर दी कि नहीं जी कोई ऐसी बात नहीं। अब फिर जब वो देखा कि थोड़ा इंडिपेंडेंट पॉलिसी कोई हो रही है परवेज इलाही साहब की, वो कोई बातें कोई ऐसी करना शुरू हो गए हैं कि वो लग नहीं रहा कि जी वो कहीं PTI के इत्तेहादी हैं, कहीं ये फिर इस तरह ना हो रहा हो कि शहबाज शरीफ साहब भी आए हुए हैं, क्योंकि आपको पता है वो एक नेशनल गवर्नमेंट की भी बात चल रही थी कि शहबाज शरीफ साहब वापस ही अब उस वक्त आएंगे जब उन्हें इक़्तिदार मिलने का चांस होगा। वो फिर को खतरा महसूस मेरा ख्याल किया गया, फिर एक नोटिस डाल दिया गया। तो मेरे ख्याल उन्होंने ठीक किया वंस फॉर ऑल कि जाके अदालत में इसको मसले को हल करा लें यार, कि जो आपने 2000 में 20 साल पहले किया था, या तो खत्म कर दें या पकड़ के उनको जेल में डाल के हमेशा के लिए मसला हल करें। दोनों में से एक काम होना चाहिए, दोनों में से एक काम होना चाहिए। अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेनी है, मैं ब्रेक के बाद जरा मारिया के पास जाएंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। मारिया, ये साथ ही साथ हम ये भी सुनने लगते हैं आमतौर पर जब ऐसी सिचुएशन होती है कि मुस्लिम लीग नून की जो है वो नैब तरमीम की जहां पर बात हो रही थी या 18वीं तरमीम की बात हो रही थी, तो साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून के हवाले से डील की बातें भी जो है वो शुरू हो जाती हैं। तो आपको लगता है कि ये जो मफाहमत वाली पॉलिसी है मुस्लिम लीग नून की, वो नोटिस तो मिलते रहेंगे, लेकिन ये मफाहमत वाली पॉलिसी जो है वो मुस्लिम लीग नून की इसी तरह से चलेगी और इस सबके बावजूद चलेगी? देखिए, सबसे बड़ी जो बात है, मैं पहले पिछली डिस्कशन से कंटिन्यू करना चाहूंगी। आपको याद होगा रहमान, हम लोग तो खैर इतने पुराने हैं कि हमें VCR वाली कैसेट्स याद है, जिसके अंदर कैसेट डाली जाती थी और वो पॉज कर सकते थे, प्ले कर सकते थे। तो ये जो एहतसाब है ना, ये मुझे लग रहा है 20 साल से उस कैसेट की तरह है जो कि VCR के अंदर पड़ी है। जब चाहे उसको प्ले कर दिया, थोड़ा सा चला लिया, उसके बाद जब चाहे पॉज कर दिया। जब किसी को दोबारा कुछ अहदाफ हासिल करने होंगे तो उसमें फिर प्ले कर दिया, फिर वो टेप चलती रही। फास्ट फॉरवर्ड भी हो जाती है मारिया ये। नहीं, पर इस फिल्म का मैंने तो कभी एंड नहीं देखा। अच्छा, आपने सबसे बड़ी बात है कि मारिया VCR वाले दौर के अंदर रील, मारिया VCR दौर की है। नहीं, किसी ने एहतसाब, मारिया VCR दौर की है। क्लाइमेक्स जी ये सर, भी कल की बात है भट्टी साहब, आपको क्या हो गया? VCR कौन सा? सर ये मुशर्रफ दौर में भी, सर मुशर्रफ दौर के अंदर भी 20 साल पहले जब VCR मैं चूंकि बाद में आया हूं इसलिए मुझे पता नहीं। ये अभी 70s 80s की बात है VCR भट्टी साहब, ये चलती रहेगी। नहीं, मुझे याद, चूंकि 99 बहुत क्लियरली याद है ना मेरी इसलिए मुझे पता है। तो मैंने इस फिल्म का क्लाइमेक्स नहीं देखा, मुझे नहीं पता कि आखिर में हीरो के साथ क्या होता है कि विलेन के साथ क्या होता है। अच्छा, तो ये जो एहतसाब है ना, फिल्म की एंडिंग नहीं है, ये रिवर्स फॉरवर्ड होती रहती है, एंडिंग नहीं होती। किसी आपको बोला? हाँ, वो फॉरवर्ड रिवाइंड करते हैं, कहीं तेज आगे कर लेते हैं, कहीं आइटम सॉन्ग होता है, वो आइटम सॉन्ग कभी लोग रिवाइंड करके देख लेते हैं। वो आइटम सॉन्ग करने वाली भी जैसे है, तो ये हमारी सियासत में भी ऐसे किरदार मौजूद है। क्या होता है फिल्म के आखिर में, क्या होना है? भट्टी साहब से पूछ लेते हैं, भट्टी साहब फिल्म के आखिर में क्या होना है? फीता ही टूटा। एंडिंग आपने देखी है? ये कि मैं और अयाज साहब तो थे VCR दौर के। आज खुशी हुई कि YouTube रूटस मारिया भी आ गई, इसमें शामिल हो गई। और दूसरी बात है कि मारिया ने जो आइटम सॉन्ग कहा है, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज नैब से भी और पॉलिटिकल लोगों से कि हम बोर हो चुके हैं कोरोना से और इस फुसफुसे हिसाब से, अब आइटम सॉन्ग चलाया जाए। भट्टी साहब, मारिया में और आप में सिर्फ ये फर्क है कि आप 80s में VCR के शिकार हुए, वो 99 में हुई। सिर्फ ऐसे 18-19 साल का। आपका ये बताना कोई जरूरी था?
आपको ये बताना कुछ जरूरत उनका अच्छा, थोड़ा नया था, बट लेट्स जस्ट कम बैक टू द डिस्कशन। आखिरी बात, टाइम जरा थोड़ा है, आखिरी बात, टाइम जरा थोड़ा है। मारिया को बात मुकम्मल, मैं बात मुकम्मल करना चाहती हूँ। देखिए जैसे इसी फिल्म में देखिए ना, लव सॉन्ग्स भी होते हैं, लव बैलेड्स भी होते हैं, जहाँ पे लोग एक दूसरे के करीब आते हैं। जैसे कि अभी कभी कभी एस्टैब्लिशमेंट करीब आ जाती है, अगर एक साहब की इतनी अच्छी फिर मूवी उसके है तो बाद हम बीच में कोई विलन आ जाता है, कोई विलन आ जाता है, दोनों में दूरियां पैदा हो जाती हैं। तो जी ये पूरी फिल्म चल रही है और कब तक ये फिल्म चलती रहेगी? ये टेप पिट गई है, खुदा के वास्ते अगर अगली नई टेप चलाएं तो उसको इख्तिताम तक जरूर पहुंचाएं, ताकि हमें मालूम हो उसका क्लाइमेक्स क्या है, उसमें हक जीतता है। मगर आपने जो खुसूसियात बताई है ना, मुझे जरा आपने जो खुसूसियात बताई है फिल्म की, वो फिल्में हैं तो सही, मगर ऐसी फिल्में बड़ी सुपरहिट फिल्में होती हैं और वो बॉक्स ऑफिस पे बड़ा अच्छा चलती हैं। बट इट आर वेरी ब्रीफली योर लास्ट कमेंट। खुश होते हैं सर ये जो हमारी एहतसाब की फिल्म है, ये गजनी है। वो जो 15 मिनट की याददाश्त होती है, उसके बाद फिर गायब हो जाती है, पता नहीं, फिर 15 मिनट उसको आती है, फिर गायब हो जाती है। असल में बात ये है सर के मैं नहीं बात तो सुन ले। असल में बात ये है सर के अपने इस निज़ाम को, अपने इस कानून को, अपनी इस जमहूरियत को, बदबूदार जमहूरियत, बदबूदार निज़ाम, बदबूदार कानून, इसको अगर 6 महीने के लिए इस कोरोना ज़दा को क्वारंटाइन में रखकर सऊदी मॉडल पे इनको उल्टा लटकाएं, इनके मेदे चीरें, इनके पेट चीरें, तो कुछ मिल सकता है, वरना कुछ भी नहीं। खतरनाक बात कर रहे हैं अयाज खान साहब। ये जो बात थोड़ी सी ये भी हो रही है, शायद खाकान अब्बासी ने कहा कि यहाँ पर हुकूमती चेहरे भी नजर आएंगे। वो रिपोर्ट का मैंने भट्टी साहब से पूछा, जिस रिपोर्ट का वो तो बड़े कॉन्फिडेंट है ये रिपोर्ट। कौन रहा है? मैं मरियम के अंडर काम कर सकता हूँ, डिक्लेयर झूठी के अंदर, डिक्लेयर फ्रॉड के अंदर। ये रिपोर्ट आ जाएगी यार, रमजान मुबारक है यार। शायद खाकान अब्बासी कह रहा है, LNG टर्मिनल केस शायद खाकान अब्बासी कह रहा है, कायदे आज़म और नेल्सन मंडेले, रहमान अजहर आपने बना कर इस मीडिया ने, खान अब्बासी कह रहा है। रहमान आपने कुछ पूछा था, झूठे डिक्लेयर झूठे। आपने दूसरे उनसे मुफाहमत के लिए आपने कुछ पूछा था, उनके बारे में भी कुछ आप बीजेपी भट्टी साहब की खूबसूरत गुफ्तगू के बाद मैं भूल गया कि आपने पूछा क्या था। मेरी मासूमियत का भी अंदाजा कर लें, मुझे यही नहीं पता। सवाल ये था, काम दूसरी तरफ भी शुरू होगा या नहीं होगा? वो यार पीटीआई वाले खुद परेशान हुए हुए हैं। वो क्यों कहते हैं कि इसमें तरमीम कर लो आगे? उन्हें समझ आ रही है कि नेक्स्ट बारी हमारी है, अगली बारी फिर अपना आपको पता ही है, फिर साफ चली, शफाफ चली, अब तहरीक इंसाफ चली। मुझे जवाब आपका मिल गया। बहुत शुक्रिया अयाज खान साहब, इरशाद भट्टी साहब, मारिया मेमन साहब मौजूद थी। आज के प्रोग्राम से इतना इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद। मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।